अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक, पेज नंबर 246 अपनी बुक का ओपन करेंगे आप लोग। पेज नंबर 246। आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है अपना, डेट इज टॉपिक नंबर 11.4 कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स में हमने हार्ट से रिलेटेड, ब्लड वेजल से रिलेटेड, सर्कुलेशन से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस हैं उनको हम लोग डिटेल से जो है वो वन बाय वन यहाँ पे स्टडी करेंगे। टॉपिक आपका है 11.4 कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। Cardiovascular disorder are the leading cause of death in developed and developing countries. These involve the disorders of blood vessels and heart, atherosclerosis and arteriosclerosis are the major contribution to cardiovascular disorders. Atherosclerosis means deposition within the arteries. Various materials may accumulate in arteries. For example, fatty materials, abnormal amount of smooth muscle cells, cholesterol, fibrin, and cellular debris of various kinds. All these builds up impair the proper functioning of arteries. The accumulation of cholesterol is thought to be the prime contributor to atherosclerosis. Atherosclerosis can lead to heart attacks because it causes the narrowing of arteries and increase the risk of the formation of thrombus. Arteriosclerosis means hardening of arterial walls. It occurs when calcium is deposited in arterial wall. The blood flow through these arteries is restricted and arteries cannot expand normally. These forces the heart to work harder. Severe atherosclerosis usually lead to atherosclerosis. Various diagnostic tests are performed on cardiovascular patients to locate the exact problem and to measure the severity of disease. The important tests are ECG and angiography. You have learned about the reading of ECG and here you would go through the basic learning of angiography. हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? हमने दो मेन डिसऑर्डर जो हैं वो स्टडी किए। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट आर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स बेटे ये डिजीजेज हैं जो हार्ट को, मैंने पहले भी आपको थोड़ा सारा इसका जो है वो इंट्रोडक्शन दे दी थी कि कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर जो हैं ये वो डिजीजेज हैं जो हार्ट को या ब्लड वेजल्स को इफेक्ट करती हैं। किसको? हार्ट को या ब्लड वेजल्स को। ब्लड वेजल्स हमने डिटेल से पढ़ी है ना, आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं या वेन्स हैं। तो ये ब्लड वेजल्स को या हार्ट को जो है जो भी डिजीजेस होंगी उनको हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं? कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। ठीक है, और ये इतनी स्वेयर तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं कि बेटे इवन इनसे जो है वो डेथ भी काज हो सकती है। और तमाम की तमाम थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर हम देखें कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना, हर तरह की कंट्रीज़ में आपको कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर जो हैं वो देखने को मिलेंगे। इससे रिलेटेड डिजीज़ेस जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपकी बुक में मेनली दो मेन यहाँ पे जो डिजीज़ेस हैं जिनका जिक्र किया जाएगा, जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, कौन कौन से हैं? एक है आर्थरोस्क्लेरोसिस और एक है आर्टेरियो। ठीक है ना, आर्टेरियो जो है वो आपका आर्टरी से निकला है। तो पहले हम बात करेंगे आर्थरोस्क्लेरोसिस की। लेकिन आर्थरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस दो डिफरेंट जो हैं वो डिसऑर्डर्स हैं। पहले हम बात करते हैं आर्थरोस्क्लेरोसिस। व्हाट इज आर्थरोस्क्लेरोसिस? आर्थरोस्क्लेरोसिस इज द accumulation of various substance within the wall of arteries. आर्टरीज की वॉल्स, आपने ब्लड वेजल्स पढ़ी थी, उन ब्लड वेजल्स में मैंने आपको पढ़ाया था आर्टरीज। ठीक है, आर्टरीज की वॉल्स में वेरियस सब्सटेंस यानी कि डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस जो हैं उनकी अकमुलेशन हो जाती है, डेपोजिशन हो जाती है, यानी कि बहुत सारे जो सब्सटेंसेस हैं वो वॉल्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाएंगे उनके अंदर। ठीक है, आर्टरीज के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं। तब जो डिजीज काज होती है उसका क्या नाम है? डेट इज नोन एज आर्थरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, अब जो मैंने आपको कहा कि आर्टरीज की वॉल में कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो बेटे
अकामुलेट होना शुरू हो जाते हैं। वो कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो जिनकी अकामुलेशन होती है, बेसिकली वो कौन कौन से हैं? काफ़ी सारे हो सकते हैं। डिपॉजिट मटेरियल्स में कौन कौन से मटेरियल हम लोग कह सकते हैं? फैटी एसिड हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो सकते हैं, आपकी बुक में सारे बेटे यहाँ पे राइट हैं, फैटी एसिड, ठीक है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल है, एबनॉर्मल स्मूथ मसल्स हैं, फैब्रिन है और सेलुलर डिब्रिस ऑफ वेरियस काइंड है। फैब्रिन क्या होता है? फैब्रिन बेटे एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, ठीक है। फैब्रिन इज अ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, मैं आपको बता दी हूँ। ये तो आपको पता है ना कि स्मूथ जो मसल्स है ना, उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ भी कभी बाजू का शुरू हो जाती है तो वो भी वहाँ पे अकोमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। फैटी मटेरियल्स हैं, कोलेस्ट्रॉल से भी सब आप लोग फैमिलियर हो। फाइब्रिन मैंने क्या बताया आपको? फाइब्रिन जो है ये एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। इसके अलावा सेलुलर डिब्रिस ऑफ वेरियस काइंड जो है वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। फिर हम बात करते हैं आगे फर्दर इसके इम्पैक्ट की। अच्छा, ये जो डेपोजिशन है ये क्या होना शुरू हो जाएंगे? जितने डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंसेस हैं ये क्या होते हैं कि ये आर्टरीज की वॉल्स के अंदर बेटे इनकी डेपोजिशन शुरू हो जाएगी, ये उसके अंदर अकोमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, आर्टरीज के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से आर्टरीज जो हैं वो फर्दर नैरो हो जाती हैं, तंग हो जाती है ना आर्टरीज के इर्द गिर्द वॉल्स के, तो वो जिन चीज़ें जमा हो रही हैं, ठीक है। तो आर्टरीज क्या हो जाएगी? फर्दर नैरो हो जाएगी, जिसकी वजह से इम्पेयर ब्लड फ्लो होगा। आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाएगा? उसका जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है बेटे? कम हो जाता है, ठीक है। और आर्टरीज की एबिलिटी को ये रिड्यूस कर देते हैं कि जिस तरह से वो नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म कर रही थी आर्टरीज, अब वो क्या करेंगी? वो नॉर्मली फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकेगी, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मेन कंट्रीब्यूटर है, यानी कि हमने इतने ज़्यादा डेपोजिशन पढ़ी, हमने इतने ज़्यादा मटेरियल्स देखे कि कौन कौन सी डेपोजिशन हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है जिस मटेरियल की कि जो यहाँ पे अकोमुलेट होता है और उसको फर्दर जो है आर्टरीज को अंदर से तंग कर देता है, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। यानी कि कोलेस्ट्रॉल इज बिलीव टू बी द मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है इन नर्विंग ऑफ आर्टरीज वो कौन सा है? दैट इज कोलेस्ट्रॉल। अब ये तो हमने क्या पढ़ लिया कि कौन से मटेरियल्स अकामुलेट हो रहे थे। इन मटेरियल्स की अकामुलेशन से आर्टरीज पे क्या इम्पैक्ट आता था? मैंने आपको वो बताया, आर्टरीज जो हैं वो नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब वो तंग हो जाएंगी तो ब्लड फ्लो जो है वो भी कम हो जाएगा। पहले की तरह से जिस तरह से वो एक पूरा फंक्शन अपना परफॉर्म कर रही थी ब्लड को फ्लो करने का, वो उस तरह से नहीं कर सकेंगी ब्लड फ्लो, ठीक है। अब नॉर्मली फंक्शन उनका नहीं हो सकेगा। जब ये सब कुछ हो जाता है, आर्टरीज जो हैं वो नैरो होगी और जो डिसऑर्डर है वो कॉज हो गया, डेट इज नोन एज आर्थरोस्क्लेरोसिस। अब इसके रिजल्ट में होता क्या है? व्हाट आर द इम्पैक्ट्स? इसके इम्पैक्ट क्या होंगे? हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। जब आर्टरीज बेटे नैरो हो जाती हैं तो क्या सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आती है वो क्या है? हमारे पास हार्ट अटैक का रिस्क जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा उसकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है। दूसरा क्या है? इंक्रीज द थ्रोम्बस फॉर्मेशन, यहाँ पे लिखा होगा इंक्रीज द रिस्क ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस। अच्छा, ये वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे थ्रोम्बस। व्हाट इज थ्रोम्बस? थ्रोम्बस का मतलब होता है ब्लड क्लॉट, ठीक है। ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं। तो पहला कॉन्सिक्वेंस हमने क्या पढ़ लिया कि इस डिसऑर्डर की वजह से हार्ट अटैक होते हैं और क्योंकि आर्टरी जो है वो नैरो हो जाती हैं, ब्लड की सप्लाई सही तरह से नहीं होती, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। दूसरा मेन यहाँ पे हमने क्या उसका कॉन्सिक्वेंस पढ़ लिया कि इंक्रीज द रिस्क ऑफ थ्रोम्बस। थ्रोम्बस मैंने आपको क्या बताया? ब्लड क्लॉट बन जाते हैं, ब्लड क्लॉट। थ्रोम्बस फॉर्मेशन का मतलब होता है ब्लड क्लॉट। फिर तीसरी चीज़ क्या है कि इट नैरो द क्रोनरी आर्टरी। आपने क्रोनरी आर्टरीज पढ़ी थी, ये वो आर्टरीज हैं जो कि ब्लड फ्लो उनका था टुवर्ड हार्ट, जो हार्ट को ब्लड दे रही थी, ठीक है। तो क्रोनरी आर्टरीज जो हैं वो क्या, अगर उनके अंदर जो है नर्विंग हो जाती है या उनके अंदर डिफरेंट मटेरियल्स की कॉम्बिनेशन हो जाती है तो वो क्या कर देंगी? दे ब्लॉक ब्लड सप्लाई टू द हार्ट को ब्लड नहीं पहुंचेगा, और जब हार्ट को ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हार्ट तो अपना फंक्शन करेगा ही नहीं, और एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक हो जाएगा। क्लियर? हमने क्या पढ़ लिया? हमने सबसे पहला डिसऑर्डर यहाँ पे पढ़ा, उसके मेन पॉइंट्स मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हमने पढ़ा arthrosclerosis. Arthrosclerosis is the accumulation of various substances within the wall of arteries.
डिपॉजिट मटेरियल्स कौन कौन से थे, यहाँ पे फैटी एसिड थे, कोलेस्ट्रॉल थे, एबनॉर्मल स्मूथ मसल थे, फैब्रिन था, सेलुलर डिब्रिस ऑफ वेरियस काइंड्स थे। फिर मैंने आपको क्या बताया कि इन तमाम डिपॉजिट मटेरियल का इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, डिपॉजिट जो है मटेरियल ये आर्टरीज को नैरो कर देंगे, इम्पेयर कर देंगे ब्लड फ्लो को, और आर्टरीज की एबिलिटी को टू फंक्शन नॉर्मली क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे उसकी एबिलिटी को। और जो सबसे ज़्यादा मटेरियल जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है कि जो आर्टरीज में सबसे ज़्यादा जिसकी डेपोजिशन होती है, डेट इज कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। पहला क्या बताया कि इट कैन लीड टू हार्ट अटैक। ठीक है, इसकी वजह से हार्ट अटैक्स होते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया था, इंक्रीज द रिस्क ऑफ थ्रोम्बस, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस। थ्रोम्बस क्या है, ब्लड क्लॉट। फिर तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताई, इट नैरो द क्रोनरी आर्टरीज, ये क्रोनरी आर्टरीज को भी नैरो कर देते हैं, और क्रोनरी आर्टरी जब नैरो हो जाएंगी तो इट कैन ब्लॉक ब्लड सप्लाई टू हार्ट। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने सेकंड डिसऑर्डर की तरफ, जिसको मैंने रीड कर लिया था, डेट इज नोन एज आर्ट्रियोसेक्लोरोसिस। व्हाट इज आर्ट्रियोसेक्लोरोसिस? ठीक है, आर्ट्रियोसेक्लोरोसिस ये वो डिसऑर्डर है, इसका क्या मतलब है, हार्डनिंग ऑफ आर्ट्रियल वॉल्स। आर्ट्रियल वॉल जो आर्टरीज हैं उनकी वॉल्स की हार्डनिंग हो जाती है, वो क्या हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं। आपने पढ़ा था ना कि आर्टरी जो हैं दे आर इलास्टिक, वो इलास्टिक होती हैं, उनके अंदर प्रेशर ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कभार कम भी हो जाता है, उनके अंदर एक इलास्टिसिटी होती है। लेकिन इस डिसऑर्डर में आर्ट्रियल वॉल जो हैं दे बिकम हार्डन्ड, वो हार्डन्ड हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं। ठीक है, तो arteriosclerosis is the hardening and loss of elasticity of arteries due to calcium deposit in their walls। ठीक है, और मैंने अब हमने देखो क्या इसका मेन काज क्या पड़ा, कि जो आर्टरीज हैं बेटे इनके अंदर क्या होगा कि इनके अंदर कैल्शियम जो है उसकी डेपोजिशन हो जाती है। आर्टरीज की जो वॉल्स हैं उनके अंदर किसकी डेपोजिशन हो जाएगी, कैल्शियम की डेपोजिशन हो जाएगी। जब आर्टरीज की वॉल्स में कैल्शियम की डेपोजिशन हो जाती है तो उसकी वजह से आर्टरीज की जो इलास्टिसिटी है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और वो क्या हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी। क्लियर हो गया। अब ये जो डिसऑर्डर है इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, क्या पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, आर्टरी जो हैं दे बिकम रिजिड एंड लेस एक्सपैंडेबल। आर्टरी जो हैं वो रिजिड हो जाएंगी, सख्त हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी, और एक्सपैंड नहीं करेंगी जिस तरह से नॉर्मली वो जो है एक्सपैंड कर रही थी। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होगा कि दे रिस्ट्रिक्ट ब्लड फ्लो एज द आर्टरीज कैन नॉट एक्सपैंड नॉर्मली, क्योंकि वो नॉर्मली एक्सपैंड नहीं करेंगी। इस तरह से क्या होगा कि ब्लड का फ्लो जो है उस पर भी एक इम्पैक्ट आ जाएगा। ठीक है, ब्लड का फ्लो भी कम हो जाएगा। तीसरा इम्पैक्ट यहाँ पे क्या आता है, जब आर्टरी जो हैं बेटे हार्ड हो जाती हैं, ठीक है, एक्सपैंड नहीं प्रॉपरली करती, तो उसकी वजह से दे फोर्सेस द हार्ट टू वर्क हार्डर टू पंप ब्लड थ्रू स्टिफ वेजल्स। जब आर्टरीज अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगी प्रॉपरली, उनके अंदर वो एक्सपैंड नहीं करेंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा टू पम्प द ब्लड थ्रू दीज स्टिफ आर्टरीज। ठीक है, और इन तमाम चीज़ों के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनमें क्या होगा कि इनकी वजह से जो डिजीज़ काज होगी वो स्वेयर आर्थरोसेक्लोरोसिस जो है वो काज हो जाती है। जब आर्टियोसेक्लोरोसिस काज होती है ना, जब बहुत ज़्यादा कॉज हो जाती है, जब हार्ट को बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ती है, तो इसकी वजह से, इस डिज़ीज़ की वजह से बेटे जो आर्ट्रियोसेक्लोरोसिस है वो कॉज हो जाता है। ठीक है, ये डिज़ीज़ यानी कि जो हमने वो पढ़ा था, तो इसकी वजह से वो वाली डिज़ीज़ भी जो है वो भी कॉज हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है, और कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के जो रिस्क हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बेटे एक और डिजीज़ है, उसको भी मैं आपको बताना चाहूँगी जाते जाते। मेन चीज़ हमारी जो यहाँ पे आएगी, क्लियर हो गया। हमने क्या पढ़ लिया, हमने दो मेन डिजीज़ यहाँ पे पढ़ी, दोनों ही तकरीबन लिंक थी। और जब आर्ट्रियोसेक्लोरोसिस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से आर्थरोसेक्लोरोसिस जो है वो भी काज हो जाता है। अब
इस डिजीज़ को, जितने भी ये जो हमें दोनों डिजीज़ पड़ी हैं, इनको चेक करने के लिए बेटे के एग्जैक्ट जो है वो प्रॉब्लम कहाँ लोकेट है, कौन सी आर्टरी में जो है कैल्शियम की डेपोजिशन हुई है, या कौन सी आर्टरी में डिफरेंट टाइप के और मटेरियल हैं, या ब्लड क्लॉट बन गया है, किस आर्टरी में बना है, हम डॉक्टर्स क्या करते हैं, वेरियस टाइप के डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स के ऊपर, ताकि एग्जैक्ट जो लोकेशन है उसको जो है लोकेट किया जा सके, पता चल सके कि कौन सी आर्टरी में क्या प्रॉब्लम है, और बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। जनरली जो टेस्ट किए जाते हैं इन चीज़ों को लोकेट करने के लिए वो कौन से हैं, एक हमारे पास आता है ईसीजी और एक हमारे पास आती है एंजियोग्राफी। ईसीजी के बारे में पहले हमने इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ा है, अगर आपको याद हो पीछे आओ, यहाँ पे मैंने आपको ईसीजी कंप्लीट पढ़ाई थी। ईसीजी के जो डिफरेंट फेजेस थे वो भी बेटे हमने, ये रहा ईसीजी आपकी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, ये ईसीजी था, ये एक टेस्ट था, इसके डिफरेंट टाइप के फेजेस थे, सारे मैंने आपको डिटेल से पढ़ाए थे, ठीक है। एक टेस्ट तो हमारे पास क्या हो गया, ईसीजी हो गया, दूसरा टेस्ट हमारे पास क्या होगा, एंजियोग्राफी होगा, जिससे हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि कौन सी आर्टरी में किस चीज़ की डेपोजिशन है और वो कौन सी आर्टरी है, उसकी लोकेशन क्या है। दूसरा हमें ये भी पता चल जाता है कि किस आर्टरी के अंदर जो है वो ब्लड क्लॉट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एंजियोग्राफी को हम लोग पढ़ते हैं। एंजियोग्राफी, coronary angiography is an X-ray examination of blood vessels or chamber of hearts. In order to create X-ray pictures, a physician guides a small tube-like device called catheter through the large arteries of body. When the tip of catheter reaches the opening of coronary arteries, a special fluid called the contrast medium or dye is injected in the catheter. The fluid is visible in X-ray machine. Pictures, angiograms of fluid in coronary artery are obtained. If clot are present in lumen of coronary artery, the artery appears narrow. By changing the diagnostic catheter and to the guiding catheter, a physician can also pass an instrument into coronary artery through the catheter. The most commonly used instruments are guide wires and balloon dilation catheters. See angioplasty. मैंने रीडिंग की अभी बेटे एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी क्या चीज़ है, एंजियोग्राफी एक टेस्ट है जिससे डायग्नोज किया जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे ब्लड क्लॉट बना हुआ है, और कहाँ से जो है कोई भी डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स हैं उनकी डेपोजिशन हुई है। तो एंजियोग्राफ जो है, दिस कोरोनरी एंजियोग्राफी जो है, इसको हम लोग कहते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी जो है, ये बेटे एक एक्सरे एग्जामिनेशन है, किसका, ब्लड वेजल्स का या चैम्बर ऑफ हार्ट्स का। अगर आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, कोरोनरी एंजियोग्राफी इज एन एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड वेजल्स और चैम्बर ऑफ हार्ट्स, हार्ट के चैम्बर्स का और ब्लड वेजल्स का जो एक्सरे होता है, ठीक है। जब हम लोग एक्सरे बनाएंगे ब्लड वेजल्स को, चैम्बर ऑफ हार्ट्स को देखने के लिए उनका, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंजियोग्राफी कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसीजर क्या है, इसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको पॉइंट वाइज बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको इजीली इसकी समझ आ जाए। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक्सरे पिक्चर क्रिएट करते हैं। एक फिजिशियन, जो भी फिजिशियन होता है बेटे, वो गाइड करता है, वो स्मॉल ट्यूब्स लेता है, ट्यूब लाइक, एक छोटे छोटे स्मॉल ट्यूब लाइक डिवाइसेज होते हैं, ठीक है। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, स्मॉल ट्यूब लाइक डिवाइस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैथेटर कैथेटर कहते हैं उसको, ट्यूब लाइक डिवाइस है, ठीक है। इस डिवाइस को वो लार्ज आर्टरी ऑफ द बॉडी में क्या करेगा, उसने मतलब उसके थ्रू जो है वो उसने इस डिवाइस को गाइड करना है थ्रू द लार्ज आर्टरी ऑफ बॉडी, ठीक है। जब टिप ऑफ कैथेटर जो है वो ओपनिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी में जाएगी तो एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंट्रास्ट मीडियम, या उस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, डाई कहते हैं, ठीक है। वो फ्लूइड जो है वो इंजेक्ट किया जाता है किसके अंदर, इस ट्यूब लाइक डिवाइस के अंदर, जिसको हमने क्या नाम दिया था, कैथेटर का नाम दिया था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये फ्लूइड जो है ये एक्सरे मशीन पे बेटे विजिबल होता है। इस तरह से एक्सरे मशीन के ऊपर ये फ्लूइड जो है ये विजिबल होता है, जहां जहां पे ये फ्लूइड जा रहा होता है तो वो आपको सामने स्क्रीन पे विजिबल होगा। फिजिशियन को वो इसको गौर से देखेगा और उसके बाद पिक्चर्स, यानी कि उन पिक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, जो पिक्चर्स नजर आ रही होती हैं, दे आर नोन एज एंजियोग्राम्स।
उन पिक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, एंजियोग्राम्स कहते हैं, या सिंपली आप कह सकते हो पिक्चर ऑफ फ्लूइड्स जो है इन क्रोनरी आर्टरी। क्रोनरी आर्टरी में वो पिक्चर जो है ऑब्टेन की जाती हैं अगर इन आर्टरी के अंदर कोई क्लॉट प्रेजेंट हो क्रोनरी आर्टरी में ना, तो आर्टरी अपीयर्स नैरो, वो आर्टरी जो है वो नैरो नजर आती है, यानी कि तंग नजर आती है एज कम्पेयर टू मतलब जो बाकी आर्टरीज हैं उनकी निस्बत वो नैरो नजर आ जाएगी जिसके अंदर क्लॉट प्रेजेंट होगा। अब एक वो इस तरह से गाइड हो गया, लेकिन आगे फर्दर अगर हम देखें बेटे तो फर्दर इसका जो यूज़ है, कैथेटर का जो यूज़ किया है कि ये डायग्नोस्टिक कैथेटर जो है इसको हम लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं एक और कैथेटर्स के साथ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गाइडिंग कैथेटर कहते हैं। पहले तो हमने डायग्नोस्टिक लिया ना, जिससे हमने डायग्नोस किया कि प्रॉब्लम कहाँ था। एक और भी मैंने आपको क्या कहा कि इसको हम लोग इस डायग्नोस्टिक कैथेटर को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग इट विद गाइडिंग कैथेटर, ठीक है। और गाइडिंग कैथेटर से हम लोग क्या करते हैं कि ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके अंदर जो है बेटे गाइड वायर्स होती हैं और बैलून डायलेशन कैथेटर्स होते हैं, और इनको क्रोनरी आर्टरी के अंदर डाला जाता है, पास किया जाता है, और इनसे जो है दे आर यूज फॉर इन्वेंशन सच एज वाइडनिंग ब्लॉक आर्टरीज, ठीक है। यानी कि इनको फिर आगे हम लोग एंजियोप्लास्टिक एक फिनोमेना है उसके लिए जो है इनको हम लोग यूज़ करते हैं, गाइडिंग वायर्स को और बैलून डायलेशन कैथेटर्स को हम लोग यूज़ करते हैं। और वो प्रोसेस जिसमें ये यूज़ किए जाते हैं टू वाइडन द आर्टरीज, आर्टरीज को वाइड करने के लिए, जो नैरो होगी उनको फर्दर जो है उनकी नर्विंग ख़त्म करने के लिए, उनको और फर्दर चौड़ा करने के लिए जो यहाँ पे फिनोमेना यूज़ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज़ नोन एज एंजियोप्लास्टी, ठीक है। एंजियोप्लास्टी है कॉमन, आपने नाम सुना होगा। अब इनकी ट्रीटमेंट्स क्या है, ठीक है। अगर आपके ये जो दोनों हमने डिजीजेस अभी पढ़ी हैं, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, स्मोकिंग क्विट करनी पड़ती है, फैट साल्ट इनटेक जो है आपको रिड्यूस करना पड़ता है, स्ट्रेस को कंट्रोल करना पड़ता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना पड़ता है। इसके अलावा आपको डॉक्टर ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे आप लोग ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और जो क्लॉट फॉर्मेशन है उसको जो है वो क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। क्लियर हो गया। तो हमने बेटे क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा एंजियोग्राफी। मैंने आपको बताया था कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं कार्डिक वेस्कुलर डिजीजेस के, वो दो तरह के टेस्ट हैं, एक है ईसीजी और एक है एंजियोग्राफी, ठीक है। एंजियोग्राफी के बारे में मैंने आपको बताया। एंजियोग्राफी क्या होती है, ये बेटे एक एक्सरे एग्जामिनेशन है किसका, ब्लड वेसल्स का या चैम्बर ऑफ हार्ट का। इसमें बेसिकली क्या यूज होता है, इसमें यूज होता है एक ट्यूब लाइक डिवाइस जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैथेटर कहते हैं। ये इंजेक्ट किया जाता है लार्ज आर्टरीज ऑफ बॉडी में, ठीक है। और जो टिप ऑफ कैथेटर जब रीच होती है इन द ओपनिंग, जब टिप उसकी कैथेटर की जो ट्यूब लाइक इंस्ट्रूमेंट था बेटे जब वो एंटर होती है ओपनिंग ऑफ क्रोनरी आर्टरी की, तो वहाँ पे हम लोग जो डॉक्टर हैं, जो फिजिशियन होता है जो टेस्ट कर रहा होता है, वो स्पेशल टाइप का फ्लूइड जो है जिसको हम कंट्रास्ट मीडियम या डाई करते हैं वो इंजेक्ट करता है, ठीक है। अब ये फ्लूइड जो है ये विजिबल होता है किस पे, एक्सरे मशीन पे पिक्चर्स नजर आती हैं जिसको हम लोग एंजियोग्राम्स कहते हैं, ठीक है। और क्रोनरी आर्टरी जो है वहां पे ये फ्लूइड जाता है। अगर क्रोनरी आर्टरी में कोई क्लॉट प्रेजेंट हो तो वहां से क्रोनरी आर्टरी जो है वो अपीयर होगी नैरो, और डॉक्टर को इजीली जो है वो पता चल जाता है कि कौन सी आर्टरी में प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को जो है वो रिमूव भी किया जा सकता है बाय स्पेशल टाइप ऑफ कैथेटर पास करके। और उस कैथेटर को जो दोबारा से अगेन चेंज की जाती है या पास की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गाइडिंग कैथेटर कहते हैं। और गाइडिंग कैथेटर के जरिए जो है डिफरेंट टाइप की गाइड वायर्स और बैलून डायलेशन कैथेटर जो हैं वो पास किए जाते हैं, जिससे आर्टरीज की जो डायलेशन है उसको बढ़ा दिया जाता है, जो उसकी नर्विंग है उसको वाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, एंजियोप्लास्टी कहते हैं। क्लियर हो गया। ये हमने क्या पढ़ लिया, अपनी जो दोनों डिजीजेस थी उनके अगेन जो डायग्नोस्टिक टेस्ट था दैट इज एंजियोग्राफी, वो हमने डिटेल से पढ़ ली। अब हम चलते हैं बेटे नेक्स्ट जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बेटे डिजीज है, ये कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस, ठीक है। Thrombosis is the formation of thrombus. Thrombus is a solid mass or plug of blood constituent clot in blood vessels. This mass may block fully or
only in part the vessels. Thrombus formation may be due to irritation or infection of lining of blood vessels, reduced rate of blood flow due to long period of inactivity, or pneumonia, tuberculosis, emphysema, etc. Thrombosis block the blood flow of organ. A thrombosis in a coronary arteries cause heart attack. Similarly, thrombus in the vessels of brain cause stroke. A thrombus may be dislodged and carried to some other locations in the circulatory system. Such thrombus is called embolus. ठीक है, हमने पढ़ ली अपनी अगली जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है, दैट इज नोन एज थ्रोम्बोसिस. ठीक है, थ्रोम्बोसिस क्या चीज़ है बेटे? थ्रोम्बोसिस एक फॉर्मेशन है. किस चीज़ की फॉर्मेशन है? इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस. थ्रोम्बस क्या चीज़ है? पहले भी मैंने आपको बताया, थ्रोम्बस जो है बेटे ये सॉलिड मास होता है या प्लग होता है किसका? ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट का. यानी कि आम लैंग्वेज में आप इसको ब्लड क्लॉट भी कह सकते हो. एक छोटा सारा मास बन जाता है ब्लड का, जिसको हम लोग ब्लड क्लॉट कहते हैं. ब्लड वेजल्स के अंदर ब्लड क्लॉट बन जाता है और उस डिसऑर्डर को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसिस कहते हैं. यहाँ पे क्या होगा कि जब ब्लड क्लॉट बन जाता है तो ये जो मैस है, जो ब्लड क्लॉट है, ये आपकी वेजल्स के कुछ पार्ट को या कंप्लीटली पूरी वेजल्स को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा. ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो या तो बहुत रिड्यूस हो जाता है या ब्लड फ्लो कंप्लीटली जो है वो रुक जाता है. ठीक है, क्लियर हो गया. ये हमने क्या पढ़ लिया कि ये डिसऑर्डर क्या है, व्हाट इज थ्रोम्बोसिस. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे क्या है कि मैस ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड क्लॉट जो है वो बनेगा ब्लड वेजल्स के अंदर. नेक्स्ट आपके पास आते हैं व्हाट आर द काजेस. ठीक है, इसके काजेस क्या हैं, ये क्यों होता है. ठीक है, तो थ्रोम्बस जो है ये होती है इसके 2-3 रीजंस हैं. पहला इसका रीजंस क्या है बेटे? इरिटेशन और इन्फेक्शन इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेजल्स. अगर ब्लड वेजल्स की जो लाइनिंग्स हैं, इनर लाइनिंग है, उसके अंदर इरिटेशन हो या उसके अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, देन जो है वो ब्लड क्लॉट बनता है. दूसरी चीज़ क्या है कि अगर ब्लड फ्लो का रेट जो है वो रिड्यूस हो जाए ड्यू टू लॉन्ग पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी नहीं हो रही, इनएक्टिव है आपका सिस्टम, तो अगर ये जो ब्लड फ्लो जो है इसका रेट जो है वो रिड्यूस हो जाए, देन भी आपका ब्लड क्लॉट बन जाता है. और यहाँ पे एक और मेजर काज है कि अगर डिफरेंट टाइप की और डिजीजेज हैं, जैसे कि नमूनिया हो जाए, टीबी हो जाए बेटे, एम्फिसीमा हो जाए, उसकी वजह से भी ब्लड वेजल्स के अंदर जो हैं वो क्या बन जाते हैं? क्लॉट बन जाते हैं. ठीक है, उसके बाद आते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. अगर थ्रोम्बस यानी कि ब्लड क्लॉट बन जाता है ब्लड वेजल्स के अंदर, तो उनकी वजह से होता क्या है? कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो फिर हमारे पास आएंगी? 3 मेन आगे हमारे पास इसके जो हैं आउटकम आते हैं अगर आपके ब्लड वेजल के अंदर ब्लड क्लॉट बन जाए. सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आएगी हार्ट अटैक. थ्रोम्बस ब्लॉक द ब्लड फ्लो टू ऑर्गन्स को ब्लड का फ्लो नहीं होगा. जिस आर्टरी में भी, जिस ब्लड वेजल्स के भी अंदर बेटे ब्लॉकेज आ जाएगी, क्लॉट फंस गया, तो आगे से ब्लड कैसे मूव करेगा? इसका मतलब है कि वो आर्टरी जिस जगह को ब्लड फ्लो करी थी उस ऑर्गन तक तो ब्लड नहीं पहुंचेगा. ठीक है, तो थ्रोम्बस जो है वो अगर कोरोनरी आर्टरी में सपोज अगर ब्लॉकेज आ जाता है कोई, तो कोरोनरी आर्टरी की हार्ट को ब्लड नहीं पहुंचेगा. इससे रिजल्ट से क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक हो जाएगा. ठीक है, जब हार्ट को ब्लड नहीं पहुंचेगा तो एज ए रिजल्ट क्या होगा? हार्ट अटैक होगा. दूसरी मेन चीज़ यहाँ पे है स्ट्रोक. स्ट्रोक क्या है? इसी तरह जो थ्रोम्बस है अगर ये ब्रेन की वेजल्स में कहीं भी ब्लड क्लॉट बन जाए तो क्या होगा? ब्रेन को ब्लड जो है वो सही तरह से फ्लोज का नहीं होगा, ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंचेगा. एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा? स्ट्रोक हो जाएगा. यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं ना ब्रेन का स्ट्रोक हो गया. ठीक है ना, तो ब्रेन को जब बेटे ब्लड नहीं पहुंचता तो आपको क्या हो जाता है? स्ट्रोक हो जाता है. तीसरी चीज यहाँ पे क्या चीज है? एम्बुलस. एम्बुलस क्या है कि थ्रोम्बस जो है इट मे बी डिसलॉज या ये किसी और जगह पे, किसी और लोकेशन जो सर्कुलेटरी सिस्टम की लोकेशन है वहां पे भी चला जाता है. और इस तरह के यानी कि वो हार्ट में नहीं गया, आप कोरोनरी आर्टरी में नहीं गया, वो ब्रेन में नहीं गया, वो किसी और लोकेशन में चला गया. ठीक है, तो जब वो किसी और लोकेशन में चला जाता है तो इस तरह के थ्रोम्बस को हम लोग क्या कहते हैं? एम्बुलस कहते हैं. क्या कहते हैं? एम्बुलस कहते हैं. तो बेटे आज के लेक्चर में मैंने आपको हार्ट से या ब्लड वेजल से जो रिलेटेड 3 तरह के डिसऑर्डर जो हैं वो हमने आज पढ़े. एक हमने पढ़ा आर्थरोस्क्लेरोसिस, एक हमने क्या पढ़ा बेटे?
आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, और इन द एंड मैंने जो आपको अभी पढ़ाया डेट इज थ्रोम्बोसिस। ठीक है, थ्रोम्बोसिस को मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया, और थ्रोम्बोसिस में हमने मेन चीज़ क्या यहाँ पे पढ़ी है बेटे कि ये है फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस। थ्रोम्बस क्या चीज़ होती है? सॉलिड मास होता है या प्लग ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, आम लैंग्वेज में आप लोग इसको ये भी कह सकते हो कि ब्लड क्लॉट बन गया है किसी भी ब्लड वेसल के अंदर। ठीक है, तो 3 मेजर यहाँ पे जो डिसऑर्डर्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाए हैं। इसके अलावा एंजियोग्राफी कैसे की जाती है या व्हाट इज़ एंजियोग्राफी, वो मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया। इसके अलावा भी बेटे बहुत सारे डिसऑर्डर्स अभी हमारे हैं, उनको भी इंशाल्लाह हम लोग कमिंग लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। हार्ट प्रॉब्लम एंड ट्रीटमेंट्स, कौन कौन सी हार्ट से रिलेटेड जो हैं वो प्रॉब्लम्स हैं, उनमें हमारे पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन आएगा, ब्लॉकेज आपका आएगा, ठीक है, एंजाइना आएगा, हाइपरटेंशन आएगी, सारी हम लोग जो है इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।